नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्ययन कर रहे थे और उसमें चैप्टर 1 हम कल देख चुके थे और आज हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन जो कि हम छोड़ चुके थे कि भाई हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और उसके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने थे। वो क्वेश्चन था कि सम्राट अशोक के अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त अभिलेख की लिपि क्या थी। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी है यूनानी और अरामाइक लिपि। वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। आइए बात करते हैं चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में। और इसका जो पहला ही टॉपिक है वो है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। दोस्तों, आरंभिक मानव जो था वो था घुमंतु, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। इसके पीछे रीजन क्या थे, तो आइए हम इस टॉपिक के अंतर्गत उसे समझते हैं। तो आरंभिक मानव क्या था कि उसकी जो भोजन संग्रह या फिर जो भोजन की पूर्ति की तरीका था वो क्या था, आखेटन और संग्रहण। यानी कि आरंभिक मानव आखेटक और संग्राहक था। ये बात हो रही है आज से 20 लाख वर्ष पूर्व की, जब मानव अपने बिल्कुल आरंभिक दौर में था। पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। अब ये क्या करते थे कि शिकार करते थे या फिर फल फूल जड़ इस प्रकार के कोई दाने, ऐसे ये लोग इकट्ठा करते और उसी से अपनी भोजन की पूर्ति करते। तो इनके घुमंतु होने के पीछे चार कारण हम मुख्य रूप से देखते हैं। एक तो कि एक जगह पर अगर ये लोग रहते तो वनस्पति की कमी हो जाती या फिर जानवरों की भी कमी हो जाती, क्योंकि ज्यादा अगर एक मानव का झुंड वहां एक ही जगह पर रह रहा है तो अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक मात्रा के अंदर अंतर्गत वनस्पति और पशुओं का सेवन कर लेता। ऐसे में उन्हें जगह में परिवर्तन करना पड़ता था। दूसरा रीजन है कि शिकार की खोज। अब किसी शिकार के पीछे भागते भागते 10-15 किलोमीटर निकल लिए फिर अगली जगह पे जाएंगे और आगे तो और आगे, ऐसे करते करते वो लंबी दूरियां तय कर लेते थे। तीसरा कारण है कि मौसम के अनुसार स्थान में परिवर्तन। भाई सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो गर्म स्थान की खोज में निकलेंगे, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो सर्द स्थान की खोज में, बारिश ज्यादा हो रही है ऊंचे स्थान की खोज में निकलेंगे। तो एक जगह पे ये रह नहीं पाते थे क्योंकि स्थायी आवास इनका वैसे भी होता नहीं था। और अंतिम कारण हम देख सकते हैं कि पानी की खोज। जल एक महत्वपूर्ण जरूरत है जीवन बचाने के लिए। तो ये लोग जल की खोज में भी इधर से उधर भटकते रहते थे। बारिश के दौर में जल हर जगह लगभग उपलब्ध हो जाता था, लेकिन बाकी समय में उन्हें जल के ऐसे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था जो बारहमासी हो, यानी कि 12 मास उनको जल उपलब्ध हो। तो ऐसी जगहों की खोज में ये इधर से उधर भटकते रहते थे। आइए इस टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो चीजें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली बात सबसे पहली बात कि मानव कैसा था, तो आखेटक और संग्राहक। आखेटक व संग्राहक। कब की बात हो रही है, 20 लाख वर्ष पूर्व। अब इन्हें आखेटक और संग्राहक हम कहते क्यों थे, तो इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे का क्या रीजन है, इनके भोजन का इंतजाम करने की विधि। भोजन का इंतजाम करने की विधि। कैसे भोजन का इंतजाम करते थे, तो ये हो जाएगा शिकार व फल फूल बीज का संग्रह। ठीक है। अब ये सब करना उनके लिए काफी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप सोच के देखिए कि मानव जो है वो न तो सबसे तेज गति से दौड़ पाता है, न ही वो सबसे शक्तिशाली है। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे जुगाड़ लगाए। पत्थर था, अब कोई गोल पत्थर है, उस गोल पत्थर का उपयोग कैसे करें, मारे तो भी लग नहीं रही ढंग से, तो उस पत्थर को तोड़ ताड़ के जैसे तैसे नुकीला बनाया। तो नुकीला पत्थर लेके भी दौड़े, तो उस पत्थर से भी अब शिकार के पास, अब शेर के पास जाके आप पत्थर से मारोगे, कैसे शेर काबू में आएगा। तो क्या किया उन्होंने कि उन पत्थरों के पीछे भी कुछ लकड़ी वगैरह बांध दी और उससे वो दूर से वार करने लगे। तीर बनाना सीख लिया, इस प्रकार की चीजें सीखी और उससे ये शिकार करते थे। ठीक है।
और दूसरी चीज जैसे ये अपने की फल फूल आदि भी इकट्ठा करते थे, या फिर कुछ पेड़ की पत्तियां, इस टाइप की चीजें। तो इसमें भी आप देखेंगे कुछ पौधे वगैरह क्या होते हैं, विषैले होते हैं। वो खाए। अब 10 जने जा रहे हैं, एक जने ने कहा ये पत्तियां अच्छी लग रही है कि ठीक है खा ले, खाया, मर गया। तो जैसे ही उसने देखा कि नहीं, अब इस प्रकार की जो चीज है वो उन्होंने स्मृति में बिठा ली कि जो चीज विषैली है उन्हें नहीं खाएंगे। ये सारे एक्सपेरिमेंट करते करते सीखे। आज जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो एहसान है उनका कि उन्होंने अपने जो है उस टाइम बलिदान दिया था। इस वजह से अभी हम भोजन की पहचान कर पा रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा रहेगा कि भाई जो इस टॉपिक का नाम है कि ये लोग घुमंतु क्यों थे, है ना, कि आखिर वो इधर से उधर क्यों घूमते थे, उस पर हम बात करते हैं कि घुमंतु होने के कारण। घुमंतु होने के कारण। तो घुमंतु होने के कारण हमने क्या क्या डिस्कस किए थे। तो पहला कारण रहेगा अपने कि ये लोग भोजन की खोज, यानी जहां भोजन की उपलब्धता होती थी, भोजन की खोज। भोजन की खोज का मतलब होता है या तो वनस्पति के पीछे भाग रहे हैं, या फिर वनस्पति के पीछे मतलब कि वनस्पति की खोज में भाग रहे हैं, या फिर किसी शिकार के पीछे भाग रहे हैं। दूसरा रीजन, वनस्पति व जानवरों की कमी। वनस्पति व जानवरों की कमी, यानी एक ही स्थान पे रहने पे क्या होता था, वनस्पति और जानवरों की कमी हो जाती थी, इसलिए उन्हें स्थान चेंज करने पड़ते थे। अगला रीजन, अगला था कि मौसम के अनुसार स्थान में परिवर्तन। मौसम के अनुसार परिवर्तन। और चौथा और अंतिम कारण हम लिख लेते हैं कि पानी की खोज। ये चार मुख्य कारण थे जिसकी वजह से मानव घुमंतु हुआ करता था। और अगला टॉपिक हमारा है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती। हमने बात की कि भाई 20 लाख साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो 20 लाख साल पहले का पता कैसे चला, क्या ऐसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनसे हम यह अनुमान लगाते हैं या फिर यह तथ्य के साथ कहते हैं कि आरंभिक मानव ऐसा रहा होगा। तो उसके पीछे सबसे बड़े जो स्रोत हमें मिले हैं वो है ये पत्थर। ये पत्थर आप देखेंगे तो पहला पत्थर जो आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा बड़ा और बेडोल सा है। ये है पूरा पाषाण कालीन पत्थर, जब शुरू शुरू में उसने औजार बनाने सीखे। उसने किसने, आरंभिक मानव ने। ये दूसरे नंबर पे जो है ये अपने उसके बाद का है, मध्य पाषाण काल के आसपास में। फिर ये छोटे छोटे पत्थर बनाने सीख लिए इन्होंने, जो कि नुकीले होते थे, धारदार होते थे, हाथ में रखना भी कंफर्टेबल, काफी हैंडी थे। और ये देखिए किस प्रकार ये नॉर्मल पत्थर से अलग है। ये नॉर्मल पत्थर जो नदियों में ये गिट्टी वगैरह पाई जाती है ना, ये ये है, इसको तोड़ ताड़ के ये इस प्रकार के औजार बना लेते थे। तो चलिए देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे होती है। जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है कि उस मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं। तो हम लिखेंगे उपयोग में लाई वस्तुओं से। उपयोग में लाई वस्तुएं कौन कौन सी थी, ये भी हम लिख लेते हैं थोड़ा, कि एक तो औजार और गुफाएं। औजार गुफाएं आदि, गुफाएं मिलती है चित्रकारी के प्रमाण आपने देखा ही था कि भीमबेटका नाम की गुफा है जिसके अंदर चित्रकारी के बहुत सारे प्रमाण मिले। तो ऐसी चीजें जो है हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब जैसे ये पत्थर का उपयोग कैसे करते थे, ये एक चित्र आपको दिख रहा होगा, ये जो ये पहला नंबर का चित्र है, इसको देखिए। इसमें क्या कर रहा है कि इस प्रकार का एक पत्थर का निर्माण किया है जो आगे से नुकीला है और पीछे से इसका पकड़ने के लिए एक अच्छा सिरा बना हुआ है। उसको पकड़ के अगर वो ऐसे खुदाई करेगा तो जड़ को खोद सकता है। यानी कि जो जड़ वाले पौधे हैं, जड़ वाले पौधे मतलब गाजर हो गई, मूली हो गई, इस प्रकार के जिसके खाने की चीज, खाने के काम में कौन आता है, जड़। तो ऐसी फसलों को खोद के निकालने के लिए या फिर ऐसे फलों को खोद के निकालने के लिए क्या करते थे, इस प्रकार के औजारों का निर्माण करते थे। अब ये बी पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल आगे छोटा सा नुकीला हिस्सा और उसको यूं पकड़ के रखने के हिसाब से बनाया हुआ है, यानी इस पेन के जैसा लगभग। फिर उसको यूं करके ये एक चमड़ा है, उस चमड़े के अंदर डाल के इस चमड़े को सीलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने
वस्त्र पहनने की शुरुआत की तो देखा चमड़ा सीधा लपेटना मुश्किल हो रहा है, उसमें छोटे छोटे गड्ढे करके रस्सी पिरो के और फिर बाद में उसको बांध लिया, वो आसान हो गया, कंफर्टेबल भी हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने क्रमिक रूप से प्रगति की। अब आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि इन्होंने रहने के स्थान का निर्धारण इस प्रकार किया कि इन्हें कैसे पता चला कि कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। ये सब भी उन्होंने उसने क्या किया, मानव ने एक्सपीरियंस से गेन किया, एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो पहले यहाँ पे आपको पीपीटी पे दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये मानचित्र दिखाई दे रहा होगा और एक बिल्कुल मेरे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक गुफा का चित्र। इन दोनों पे हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम उत्तर में अगर देखें तो बुर्ज होम, यहाँ पे एक स्थान है, क्या नाम है, बुर्ज होम, कश्मीर के अंदर पड़ता है। एक है मेहरगढ़। एक बार इस मैप को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ना कि ये ब्लू कलर के अंदर चौकोर जो बनी हुई है वो है नवपाषाणिक पुरा स्थल, और रेड कलर के अंदर जो एक त्रिकोण आकृति बनी हुई है वो है पुरा पाषाण स्थल, है ना। पुरा पाषाण सबसे पुरानी जो स्थल है उनके बारे में बात हो रही है। तो बुर्ज होम क्या हो गया, नवपाषाणिक स्थल हो गया। मेहरगढ़ क्या है, नवपाषाण स्थल है। चिरांद बिहार के अंदर है। कोल्डी हवा और महगढ़ा कहाँ पे है, यूपी में है अपने। भीमबेटका जो कि पूरा पाषाणिक स्थल है और ये पड़ेगा अपने मध्य प्रदेश के अंदर। फिर आता है इमाम गांव। ये सब क्या है, आरंभिक गांव है जिनके ऊपर फिर बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर भी बसे, महापाषाणिक स्थल, और इन सबका एक क्रमिक विकास हुआ। ये अभी अपने काम की नहीं है ना, आरंभिक गांव वगैरह ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी अपने काम की चीज क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल और नव पाषाणिक स्थल। फिर एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, करनूल गुफाएं। करनूल गुफाएं जो कि पड़ती है अपने आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके अलावा एक हुसंगी नाम का स्थल भी है, ये भी दक्षिण भारत में। तो ये तीन स्थल इसके अंदर दे रखे हैं जो कि पूरा पाषाणिक स्थल है। कौन सा, भीमबेटका, हुसंगी और करनूल। ठीक है। उसके अलावा नव पाषाणिक स्थल बहुत सारे दे रखे हैं, बुर्ज होम कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, चिरान बिहार में, कोल्डी हवा महगढ़ा यूपी में, और एक दाऊजली हेडिंग ये गारो पहाड़ियों के अंदर स्थित है मेघालय में, और एक है अपने हरलूर, हल्लूर है कर्नाटक में, और पय्यमपल्ली ये अपने वापस दक्षिण भारत के अंदर ही स्थित। तो आइए बात करते हैं कि रहने के स्थान का निर्धारण उसने किस प्रकार से किया। रहने के स्थान का निर्धारण वो क्यों और किस आधार पे करेगा, क्या उसके लिए क्राइटेरिया रहेंगे। तो सबसे पहले उस वक्त के मानव को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज लगी, वो थी भोजन। कि खाना मिल रहा है बराबर, मतलब ठीक है, सब सेट है। दूसरी चीज कि प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा मिल जाए तो और भी अच्छा। क्या करते थे, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा। ये हम किस पे बात कर रहे हैं, रहने के स्थान को निर्धारण उसने किस आधार पे किया, इसकी बात हो रही है। तीसरी चीज की यार, ये जंगली जानवर बड़े परेशान करते हैं, तो जंगली जानवरों से सुरक्षा, जंगली जानवरों से सुरक्षा। और अंतिम बात कि औजार हेतु पत्थर मिल जाए तो शिकार करना आसान हो जाए। औजार हेतु पत्थर, ये चार क्राइटेरिया थे उसके रहने के स्थान को निर्धारित करने के लिए। और ये चारों क्राइटेरिया लगभग लगभग पूरा कर रहे थे गुफाएं। जो गुफाएं थी उसका स्थिति कहाँ थी, नदियों के आसपास, तो शिकार आसानी से मिल जाता। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा, वो रहन ऊपर के स्थान पे स्थित थी, मतलब जमीन से उसकी ऊंचाई थी, तो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आदि आ गई है तो वो सुरक्षित रहते थे। और जानवरों से सुरक्षा तो मिलती ही थी, क्योंकि एक ही गुफा के अंदर कई सारे मानव साथ में रह लेते। अब एक जना पहरा दे रहा, बाकी मस्ती से सो रहे हैं, वो सारे भी सो रहे हैं तो भी कम से कम आपस में सुरक्षा का भाव उनके अंदर मौजूद रहता था। और औजार है तो पत्थर, ठीक है, जहां से गुफा है वहां तो पत्थर मिलने ही मिलने हैं। तो इस प्रकार की चीजें उन्हें कहाँ मिल जाती थी, गुफाओं के अंदर मिल जाती थी। ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से हो जाती थी, गुफाएं, या फिर इनको कहते हैं अंदर। और ये एक गुफा का फोटो मैं आपके लिए लेकर आया, ये है भीम बेट का। क्या नाम है इस गुफा का, भीम बेट का। भीम बेट का कहाँ स्थित है ये, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश में यदि हम नदी का नाम इसके अंदर देखना चाहें तो वो रहेगी नर्मदा। पहाड़ियों का नाम देखें तो विंध्य या फिर दक्कन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है गुफा। एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जिसका इस मैप के अंदर भी मेंशन है। कैसा है? पूरा पाषाणिक स्थल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि भाई ये जो आपने बात की है कि औजार हेतु पत्थर मिल जाते हैं। अब ये पत्थर कहीं ना कहीं से तो मिले होंगे, कोई ना कोई इंपोर्टेंट स्थान भी तो रहा होगा। तो औजार निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। एक तो बिहार के अंदर पैंसरा नामक स्थल है, वो महत्वपूर्ण। और इससे भी महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत के अंदर स्थान है अपने आंध्र प्रदेश के अंदर वेल्लार नाम से। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थल है वेल्लारी, आंध्र प्रदेश का वेल्लारी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का स्थल कौन सा है? वेल्लारी। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये औजार निर्माण हेतु प्रसिद्ध था, औजार निर्माण केंद्र। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक छोटी सी मिस्टेक है कि ये जो वेल्लारी है ये अपने आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक। ठीक है, औजार निर्माण हेतु प्रसिद्ध स्थल कौन सा? वेल्लारी। वेल्लारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ओके, तो हमने बात की कि रहने के स्थान निर्धारित करने के लिए इन्होंने 4 क्राइटेरिया बनाए। एक था भोजन, एक था प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा, एक था जंगली जानवरों से सुरक्षा, और औजार हेतु पत्थर। अब औजार हेतु पत्थर भी कहां से मिला इन्हें ज्यादातर? वेल्लारी, कर्नाटक से। उसके बाद हम बात करें, एक हमने बार बार नाम लिया है पुरा स्थल। क्या देखा हमने? पुरा स्थल। इस वर्ड का यूज हमने कई बार किया। ये चीज क्या होती है? पुरा स्थल है क्या? पुरा स्थल क्या होता है कि कोई भी जगह जहां से पुरातात्विक स्थलों के बारे में या फिर पुरातात्विक वस्तुओं का भंडार मिलता है, उन जगहों को हम पुरा स्थल कहते हैं। वो भंडार कुछ भी हो सकता है, जैसे इमारत हो गई या फिर उनके कोई खाद्य सामग्री होगी, राख के ढेर हो गए, ऐसी कोई भी चीजें जो मिली है, बर्तन हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? पुरा स्थल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जहां से प्राचीन औजार, इमारतें, बर्तन आदि के अवशेष मिले हो। ठीक है, तो ये सारे जो अवशेष जहां से मिलते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? पुरा स्थल। इस टॉपिक के अंदर हम सारी जानकारी लगभग देख चुके हैं। उसके बाद नंबर आता है पाषाण औजारों का निर्माण, कि भाई ये पाषाण के जो औजार थे इसका निर्माण ये लोग कैसे करते थे। पाषाण औजार के निर्माण के लिए 2 तकनीक का उपयोग करते थे। एक तो पत्थर को पत्थर से टकराकर, पत्थर से पत्थर टकराकर, और जो दूसरा तरीका था वो कहलाता था दबाव शल्क तकनीक। दबाव शल्क तकनीक। पहला तो बिल्कुल सिंपल सा है, 2 पत्थर लिए, एक पत्थर से उसको मारा और फिर उसको एक आकार देके इस्तेमाल किया। दूसरा तरीका था कुछ बड़े औजार निर्माण बनाने, मतलब बड़े औजारों का निर्माण करने के लिए पत्थर को समतल स्थान पर रख दिया और उसको टुकड़े करने के लिए एक बड़े पत्थर से उस पे चोट की। बीच में इसको जैसे मान लो कि 2 भागों में तोड़ना है तो बीच में एक हड्डी रख दी या फिर एक पतला पत्थर रख दिया, उसके ऊपर चोट की तो वो 2 भागों में टूट गया। तो ये 2 तरीके थे जिससे वो पाषाण औजारों का निर्माण करते थे। अब अगली बात की आग की खोज। आग की खोज की अलग अलग कहानियां हैं। एक हकीकत में क्या हुआ, कैसे आग की खोज हुई, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आग की खोज बहुत पहले पूरा पाषाण में हो चुकी थी। यानी आग से परिचित हो चुका था मानव कि आग नाम की भी कोई चीज होती है। अब
आग की खोज कैसे हुई? तो इस पे ये है कि कुछ कहते हैं कि भाई दो पत्थर आपस में रगड़े, उससे चिंगारी निकली, चिंगारी से आग, और उससे उसको पता चल गया कि भाई आग इस प्रकार होती है और ये इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं आग को। फिर कि जंगल में कोई आग लगी, उसमें कोई पशु उनको जला हुआ मिला, उस जले हुए मांस का उसने सेवन सेवन किया तो पता चला कि ये बड़ा टेस्टी है, तो उसने आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये हमें बताती है कि भाई आग की खोज पूरा पाषाण में हो चुकी थी, और इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। एक जगह है करनूल गुफा, ये अपने मैप के अंदर दे रखा है, आप देखना वापस पीछे करके कि करनूल गुफा कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की करनूल गुफा से आग के प्रमाण मिले हैं। आग के प्रमाण, आप कहेंगे कि सर आग के प्रमाण मतलब क्या, तब से आग जल रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ क्या था कि जैसे कोई पूरा स्थल है जहां से तत्कालीन समय की बहुत सारी वस्तुएं मिलने के साथ साथ वहां से जो करनूल गुफा है वहां से बहुत बड़ा राख का एक ढेर मिला है। राख का ढेर होने का मतलब क्या है कि जहां राख है वहां कभी ना कभी तो आग लगी होगी। तो ये एक प्रमाण है कि उस दौर में, पुरा पाषाण काल में, इस स्थल पर एक बड़ी आग लगी होगी, एक बड़ा अग्निकांड हुआ होगा, तो मतलब मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। तो आइए लिखते हैं आग की खोज के अंदर कि करनूल गुफा आंध्र प्रदेश, इसके अंदर क्या हुआ था? यहाँ से हमें राख के ढेर मिलते हैं, राख के ढेर प्राप्त। ठीक है, करनूल गुफा से राख के ढेर मिले। और ये आग का उपयोग क्या करते थे, उसको अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आग का उपयोग क्या करते थे। पहली चीज जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि मांस पकाने के लिए। दूसरी चीज, आग का क्या उपयोग हो सकता है? रात के समय अंधेरा है तो क्या करेंगे? प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए। और तीसरी और अंतिम चीज, आग का तीसरा उपयोग क्या हो सकता है? सोचिए। आग का तीसरा उपयोग था कि पशुओं से अपनी रक्षा के लिए, रात का समय है, सो रहे हैं तो आग जला के सो जाते हैं, आग की गर्मी की वजह से जंगली जानवर हमारे पास नहीं आएंगे। तो तीसरा उपयोग क्या था? सुरक्षा हेतु। ठीक है, तो आग की खोज, आग का उपयोग हमने देख लिया। अगला हमारा टॉपिक है नाम और तिथियां। इंपॉर्टेंट है तिथि क्रम समझना, ताकि आगे के चैप्टर्स हम आसानी से समझ पाए। और होता क्या है कि तिथि क्रम समझने के बाद इतिहास को विभाजित करना आसान हो जाता है कि नाम, इसको अब जैसे पुरातत्वविदों ने अलग अलग औजारों की खोज की, कई जगह बड़े पत्थर मिले, कई जगह छोटे मिले, कई जगह और छोटे मिले, तो बोला कि यार इन सब का विभाजन कैसे करें, इनको नाम क्या दें? तो कहा कि चलो पाषाण काल नाम दे देते। तो पाषाण काल नाम देने से भी समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि औजार सारे अलग अलग किस्म के थे। तो इस पे देखा गया कि भाई पाषाण में कुछ जो अच्छे हैं और जो नवीन है उसको नव पाषाण नाम दे देंगे, जो पुराने हैं और थोड़े से भद्दे हैं, बड़े हैं, उस प्रकार के औजारों को हम कह देंगे पूरा पाषाण। तो पहले उन्होंने क्या किया, पाषाण काल को दो भागों में बांटा। ये अपना पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को इन्होंने क्या कहा कि भाई हम दो भागों में बांट देंगे। पहला भाग हो जाएगा, पहला भाग हो जाएगा पूरा पाषाण, और दूसरा भाग हम कह देंगे नव पाषाण। तो इससे भी एक और नए प्रकार के औजार उन्हें मिलने शुरू हुए, जिन्हें वो न तो नव पाषाण में रख पा रहे थे, न पूरा पाषाण में रख पा रहे थे। तो बोले इनका क्या करें? क्योंकि तो इनका भी एक जुगाड़ है हमारे पास। क्या है? इसे हम कहेंगे मध्य पाषाण, यानी इनका संक्रमण काल। एकदम से तो औजार परिष्कृत हो नहीं गए, एक लंबा समय लगा। तो पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तीन भागों में। क्या क्या? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इंग्लिश में हम कहें तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ। पहला हो गया पैलियोलिथिक, दूसरा हो गया मेसोलिथिक, और ये हो गया अपने नियोलिथिक। ठीक है। अब कहा कि भाई ये जो पूरा पाषाण काल है, इसका काल क्या रहा है? लगभग लगभग 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक।
ये 12,000 वर्ष पूर्व की बात हो रही, क्योंकि 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक पूरा पाषाण काल रहा। तो इतना लंबा दौर है। इसको हम देखें तो मानव इतिहास का लगभग 99% जो हिस्सा है, वो पूरा पाषाण कवर करता है। तो इतने बड़े जो कालक्रम है, इस कालखंड को एक साथ हम कैसे समझ पाएँगे? तो कहा कि चलो इसका भी 3 भागों में विभाजन कर लेते हैं। तो पूरा पाषाण को वापस 3 भागों में बाँटा गया। वो भाग कौन-कौन से थे? आइए देखते हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बाँटा गया। जो पहला भाग था, उसे कहा गया निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण, ठीक है? और दूसरे को कहा गया मध्य पुरा पाषाण, और इसे कहा गया उच्च पुरा पाषाण। इसको इंग्लिश में आप अगर लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा अपने लोअर पैलियोलिथिक एज, ये हो जाएगा अपने मिडल पैलियोलिथिक एज, और ये हो जाएगा अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो कुल विभाजन कैसे हो गया? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, और पुरा पाषाण को वापस 3 भागों में निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण। ये एक विभाजन था। विभाजन को समझना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले पाषाण काल के 3 विभाजन, फिर से पुरा पाषाण काल के फिर 3 विभाजन। ठीक है? और ये एक एक हम कालक्रम इसका लिखना रह गया होगा। तो ये लिख लेते हैं 12,000 से मध्य पाषाण का है ना, 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, और नव पाषाण हो जाता है अपने 10,000 के बाद, मतलब 10,000 वर्ष पूर्व के बाद का काल। उसके बाद फिर अलग-अलग कालखंड में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग समय नव पाषाण काल रहा। ये सारी जो घटनाएँ हैं, ये लगभग तिथियों में चलता है। एग्ज़ैक्ट तिथि ऐसा नहीं है कि सब जगह एकदम से चमत्कार हो गया और सबके पास छोटे औज़ार आ गए, ऐसा नहीं। एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत ये सब हुआ। और ये सब हुआ क्यों? ये हम जब बदलती जलवायु टॉपिक को पढ़ेंगे ना, तो ये और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हमारे सामने जो टॉपिक है वो क्या है? बदलती जलवायु। दोस्तों हुआ क्या था कि हम थोड़ा-सा भूगोल पे जाएँगे अभी। ज्योग्राफिकली 2.6 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक हिमयुग की शुरुआत हुई। हिमयुग का मतलब होता है कि बर्फबारी शुरू हुई, पृथ्वी का औसत तापमान घट गया और बर्फ जमने लगी। उस काल को कहा गया प्लीसीटोसिन काल। क्या कहा गया? प्लीसीटोसिन काल। कब की बात है ये? 2.6 लाख वर्ष पूर्व। अब इस काल में मानव के लिए जीना काफ़ी मुश्किल हो गया। वो अपने मानव के लिए जितना मुश्किल था, पशुओं के लिए भी उतना ही मुश्किल, वनस्पति के लिए भी मुश्किलात थी। लेकिन एक दौर आया 11,500 वर्ष पूर्व कि ये जो हिमपात था ये कम हुआ, पृथ्वी पर वापस से गर्मी बढ़ने लगी, उस गर्मी के बढ़ने से ग्लेशियर पिघले, ग्लेशियर के पिघलने से नदियां आई, नदियों के आने से मैदानों का निर्माण हुआ, घास के मैदानों के निर्माण से जो पशु है, हिरण, खरगोश, बकरी, गाय इत्यादि, ये सारे इस मैदानों की तरफ आए। इन्हीं के पीछे पीछे मानव भी मैदानों की तरफ आया, और कुछ प्राकृतिक रूप से जो गेहूं जैसी फसलों के लिए जो है परिस्थितियां अनुकूल बनी, और वो प्राकृतिक रूप से जंगलों में उगने लगी। इन सब चीजों ने 2 प्रक्रियाओं में बहुत विशिष्ट योगदान दिया। एक तो जब पशु आए, तो उन पशुओं के आने से, और मैदानों में घास भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध थी, तो पशुओं की संख्या बढ़ी, और उस संख्या के बढ़ने से, और मानव और पशु जब एक साथ रहने लगे लगभग, तो उन्हें ये समझ आया कि पशुओं को पालतू भी बनाया जा सकता है। मतलब कुछ पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है। तो इसी से पशुपालन की आरंभिक अवस्था अस्तित्व में आई। और इसी से दूसरा एक जो हमें देखा कि गेहूँ और जौ का उत्पादन होने लगा प्राकृतिक रूप से, तो इन्होंने इसका कृत्रिम रूप से उत्पादन भी शुरू करने लगे, यानी कि भाई दाना लेके उस दाने को उपजाने का कार्य शुरू किया। इससे कृषि भी आरंभिक अवस्था में आने लगी। तो आइए देखते हैं बदलती जलवायु। इस टॉपिक के अंदर हम क्या-क्या देखेंगे? इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले देखें तो 12,000 वर्ष पूर्व लिखेंगे हम कि 12,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ी का मतलब ये नहीं है कि अपनी ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ठीक है उस टाइम के लिए अनुकूल
और सही परिस्थिति थी जिसकी वजह से आज मानव का विकास हुआ। अब हुआ क्या कि इसको ज्योग्राफिकली देखें तो क्या था, 2.6 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हिमयुग आया, यानी प्लीसिटोसिन काल। पृथ्वी पर क्या आया, प्लीसिटोसिन काल। तत्पश्चात 11,500 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर क्या आया, होलोसिन काल। होलोसिन काल यानी आज हम जिस काल में जी रहे हैं वो क्या है, ज्योग्राफिकली होलोसिन काल है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ी, और गर्मी के बढ़ने से क्या हुआ, इसके प्रभाव हम थोड़े बहुत देख लेते हैं, लिख लेते हैं। जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो सेम ही है कि एक तो घास के मैदानों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, घास के मैदान बने। घास के मैदान बनने से क्या हुआ, बकरी गाय आदि की संख्या बढ़ी। संख्या बढ़ने से क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत। दूसरी चीज दूसरी चीज क्या हुआ कि गेहूं और जौ जो था, गेहूं जौ जैसी फसलें ये प्राकृतिक रूप से उगने लगी। गेहूं और जौ प्राकृतिक रूप से उगने लगा। इससे क्या हुआ, कालांतर में कृषि का विकास। तो ये जलवायु परिवर्तन ने मानव को आज की स्थिति में पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। अगला हम देखेंगे कि ये वाला बदलती जलवायु टॉपिक अपना कंप्लीट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शैल चित्रकला की तरफ। ये नीचे आप एक चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आगे एक हिरण जैसी आकृति बनी हुई है जो भाग रहा है, और उसके पीछे भाग रहा है एक मानव आकृति। ये शैल चित्रकला बेसिकली हुआ क्या था कि जो गुफाएं और कंदराएं थी, एक ही चीज है गुफाएं और कंदराएं, इनमें मानव जब रहता था तो इसने खाली समय के अंदर कुछ चित्रकारी, कुछ कलाकारियां की। वो कलाकारियां आज हमें मिल जाती है देखने को। जैसे भीमबेटका गुफा होगी, वहां से हमें ये चित्रकारी के बहुत बड़े प्रमाण मिलते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो चित्रकला है वो बनाई गई है उस काल के मानव के द्वारा। तो शैल चित्रकला क्या है, गुफाओं के अंदर किसी चट्टान पर चित्र बनाए हुए हैं वो। और ये मिले कहाँ कहाँ से है? ये मिला है अपने मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से। कहाँ कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से। अब अगला हमारा टॉपिक है कि कौन क्या करता था, यानी कि कार्य विभाजन था कि नहीं था। कौन क्या करता था से मतलब है कि भाई पुरुष और महिलाएं एक ही साथ कार्य करते थे या अलग अलग। इस बारे में लिखित प्रमाण नहीं है तो स्पष्ट रूप से तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अनुमानतः उस समय के जो कार्य हम देखते हैं उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पुरुष और महिलाओं में कार्य विभाजन था। यानी हम लिख देते हैं भाई संभवतः कार्य विभाजन था। संभवतः कार्य विभाजन था, तो कार्य विभाजन क्या था ये देख लो कि भाई पुरुष था वो क्या करता था, शिकार। महिलाओं को क्या कार्य मिलते थे, संग्रहण का कार्य। यानी कि फल फूल कंदमूल आदि जो लाके संग्रह करने हैं वो कार्य कौन करते थे, संग्रहण कार्य कौन करती थी, महिलाएं। ठीक है। अब आगे अगला टॉपिक है कि भारत में शतुरमुर्ग। अब ये शतुरमुर्ग की क्या कहानी है, क्या इसका किस्सा है, ये हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल में शतुरमुर्ग के हमें प्रमाण मिलते हैं। ये प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो एक जगह है पाटने, ये है महाराष्ट्र के अंतर्गत, और दूसरी जगह है बांदा जो कि है यूपी में। यहाँ से शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ना उसके ऊपर कुछ चित्रकारी की हुई है।
तो पाटने और बांदा से शतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। तो भारत में शतुरमुर्ग, यानी पहली लाइन हम लिख देते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव शतुरमुर्ग से परिचित था। कि परिचित था, तो भाई कैसे पता चला आपको कि परिचित था? तो पता का हम कहेंगे कि एक तो पाटने, जो कि महाराष्ट्र में है, तथा बांदा, जो कि कहाँ पे है? यूपी में। यहाँ से क्या मिलता है? शतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन। इसके अलावा शतुरमुर्ग के अंडे का और क्या कार्य होता था? इस अंडे से क्या करते थे? मनके भी बनाते थे। मनके भी बनाए जाते थे। शतुरमुर्ग की कहानी कंप्लीट। इसके अलावा एक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि एक और चीज जो दे रखी है इस चैप्टर के लास्ट में, वो है हुसंगी का मूल्यांकन, है ना। हुसंगी एक जगह है कर्नाटक के अंदर। मैप के अंदर ये चीज दे रखी है, हुसंगी नाम से स्थान। उस स्थान का क्या अपना महत्व है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अपने, ये सही सही नहीं रहेगी, ये स्थल है कर्नाटक में। ठीक है। कैसा स्थल है ये? तो पूरा पाषाण कालीन। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ से औजार निर्माण का प्रमाण मिला है। प्रमाण में अब क्या मिला है हमें? तो ये है चूने के पत्थर से, चूने के पत्थर से औजार निर्माण। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि चूने के पत्थर से औजार निर्माण कम जगह ही हुआ है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर समाप्त करते हैं और आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसी के साथ, इस क्वेश्चंस को देखने के साथ ही इस क्लास को खत्म करेंगे और फिर अगला जो है थर्ड चैप्टर हम अगली क्लास में लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्रह की, ये खाद्य लिख दिया है, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं, क्या है ये? खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस नहीं को ध्यान से पढ़ना और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके देना है, और इसका सही आंसर मैं आपको अगली क्लास के अंदर दूंगा। हमने जो पढ़ा है उसके अंदर ये चीजें आपने पढ़ी क्या? डायरेक्टली तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो ये कहाँ से आया क्वेश्चन? मैं एक हिंट आपको दे देता हूँ, उसके बाद ऑप्शंस और एलिमिनेट आपको खुद ही करने हैं और खुद ही राइट आंसर निकालना है। देखो इसके अंदर लिखा है कि पूरा स्थल, इस स्थान से आखिर तक वो खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले। मतलब बात हो रही है कब की? पूरा पाषाण स्थल की बात हो रही है। यानी कि इन चारों में से पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन सा नहीं है, ये हमें पता करना है। तो भीमबेटका, चिरान, भुसंगी और तरनुल गुफाएं, ये चार ऑप्शन है आपके पास। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। समझ नहीं आए तो एक बार मैप देख लीजिएगा, मैप देखते ही आपको सीधा समझ आ जाएगा, और हमने इस क्लास के अंदर इस चीज को डिस्कस किया है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर कहेंगे कि ये तो कहाँ से आ गया? कहाँ से? कहीं से नहीं, मैप से ही आया, बहुत आसान है। ठीक है। अगला है हमारे पास, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथनों पर विचार करना है और उसमें से सत्य कथन कौन सा है ये हमें छांटना है। पहला इसके अंदर कथन है कि बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा है तीव्र गर्मी से वनस्पति को नुकसान पहुंचा। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी भाई, हमने तो कहा वनस्पति को बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि पहले हिमयुग चल रहा था। जैसे ही गर्मी आई, फल फूल ये सब वनस्पतियों का जो है इसका बेनिफिट हुआ था। तो ये चीज सेकंड ऑप्शन हमारा गलत होगा। और गेहूं, ये जई जी की जगह क्या है? जऊ। गेहूं, जऊ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, ये बात बिल्कुल सही है। ये कहाँ के, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना अभी जस्ट पीछे, जलवायु परिवर्तन, उसके अंदर से क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अब कौन कौन से आंसर राइट हुए हैं अपने? एक तो कथन एक सही है, एक कथन तीन सही है।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा है तो आपको क्लास पसंद ही आई होगी। पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।